हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में आज हमारा पहला चैप्टर होगा एनसीईआरटी का सेट। सेट यानी समुच्चय। तो हम इस प्रकार से सभी क्लासेज, सभी चैप्टर्स जो कि 11th क्लास में 14 चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर हम करने वाले हैं। तो देखिएगा, एक एक चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे। जैसे पहला चैप्टर अपना समुच्चय है, दूसरा चैप्टर संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शन है, तीसरा त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चौथा चैप्टर सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, पांचवा चैप्टर अपना रैखिक असमीकाएं है, लीनियर इनइक्वलिटीज है, छठवां चैप्टर अपना क्रमचय और संचय है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, सातवां चैप्टर अपना द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम है, आठवां चैप्टर अपना अनुक्रम और श्रेणी है जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं, नौवां चैप्टर अपना सरल रेखाएं है तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइंस, दसवां चैप्टर अपना शंकु परिच्छेद है, शंकु परिच्छेद है, कॉनिक सेक्शन है, 11वां चैप्टर अपना त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है, और 12वां चैप्टर सीमा और अवकलज है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है, 13वां चैप्टर अपना सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, और 14वां चैप्टर अपना प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर है सेट, समुच्चय। समुच्चय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिएगा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। तो समुच्चय की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। बहुत सारे अवयवों के कलेक्शन को ही हम समुच्चय कहते हैं, लेकिन कलेक्शन ऐसे ही नहीं, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसा कलेक्शन लेना है अवयवों का, एलिमेंट्स का। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉन एज सेट। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल से आपको मैं अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लेके बताता हूँ। तो उन अक्षरों से मिला करके अगर हम कोई वर्ड बनाएं, कोई शब्द बनाएं, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, L K S H O E। मैंने ये कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ले लिए। अब इनको सुपरिभाषित तरीके से अगर मैं लिखूं तो देखिएगा, LOKESH, इसका एक मीनिंग होता है क्या? लोकेश, जो कि मेरा नाम है। तो अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे इन अक्षरों को लेके मैं एक शब्द बनाता हूँ लोकेश, तो इसका एक अर्थ निकलता है कि ये कोई नाम है जो कि मेरा नाम है। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में हम समुच्चय निर्माण की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय निर्माण की जो विधियाँ होती हैं वो 2 विधियाँ होती हैं। क्या होती हैं? 2 विधियाँ। समुच्चय निर्माण की
विधियाँ। कितनी विधियाँ होती हैं? 2 विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है रोस्टर विधि, जिसको हम रोस्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरी विधि होती है समुच्चय निर्माण विधि, जिसको हम सेट बिल्डिंग मेथड बोलते हैं। तो एक विधि कौन सी हो गई? रोस्टर विधि, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। और दूसरी विधि होगी क्या? समुच्चय निर्माण विधि। क्या होगी? समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डिंग मेथड। तो ये 2 विधियाँ होगी। इन दोनों विधियों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रोस्टर विधि के बारे में देखते हैं। तो देखिएगा, दोस्तों रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि रोस्टर मेथड। तो रोस्टर विधि के बारे में मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, तो एक वृद्ध दादाजी रास्ते में बैठे हुए थे। उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो मैंने कहा, भाई चलिए आपको दिखा के लाता हूँ, हॉस्पिटल में दिखाने की आपको ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं दिखाना है, अब ये मेरा अंतिम समय है, मैं नहीं बच पाऊँगा। तो मैंने कहा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम रोस्टर है। तो मैंने कहा, ये नाम तो सुना सुनाया है। तो दादाजी ने पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है? तो मैंने बताया, भाई मेरा नाम लोकेश है। उन्होंने कहा, आप क्या करते हो? मैं मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मैथ पढ़ाते हो तो रोस्टर की 2 बातें बच्चों को ज़रूर बताना। तो उनकी रोस्टर जी की 2 बातें हैं, जो कि रोस्टर विधि की ही 2 बातें हैं, उनको याद रखना है। तो 2 बातें क्या बताई उन्होंने? कि प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? पहली बात कि प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। मैंने कहा, दादा दूसरी बात भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि किसी भी अवयव की, किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों बातों को लिख देता हूँ। उन्होंने क्या बताया? पहली बात कि प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा कर लिखा जाएगा। और उन्होंने दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात उन्होंने बताई कि किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये 2 बातें रोस्टर ने बताई, और यही इस रोस्टर विधि की 2 शर्तें हैं जिनको हमको याद रखना है। अब इसके बाद में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या बताया कि अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी, और प्रत्येक अवयव को मंजिला कोष्ठक के अंदर कोमा लगा लगा करके लिखा जाएगा। मंजिला कोष्ठक क्या होता है दोस्तों? जो इस प्रकार का कोष्ठक होता है उसको मंजिला कोष्ठक कहते हैं, और इसके अंदर ही हमको अवयवों को लिखना है। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो अपना नाम ही ले लेता हूँ। रोस्टर विधि के अंदर देखिएगा, जैसे मेरा नाम है लोकेश, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, LOKESH, लोकेश, BAGRIA, बगड़िया को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखो। तो इसको हम रोस्टर रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? तो देखिएगा, इसको हम रोस्टर रूप में लिख देते हैं
L कोमा O कोमा K कोमा E कोमा S कोमा H कोमा B कोमा, ये दोबारा आएगा क्या दोस्तों? नहीं, उन्होंने रोस्टर ने क्या कहा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अवयवों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो इस ए को मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अच्छा, एक बार नहीं लिखा, अभी एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। AGR कोमा आई को लिखना पड़ेगा, और ये ए एक बार आ गया तो इसको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो एक एक अवयव को मैंने एक बार लिख दिया मंजिला कोष्टक के अंदर, जिसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये हो गया क्या? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में हमको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इंडियन INDIAN, इंडियन को रोस्टर रूप में लिखो। इंडियन को रोस्टर रूप में लिखो। तो देखो, मंजिला ब्रैकेट में लिखना है और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अवयव को कोमा लगा लगा कर लिखना है। आई दोबारा आ गया तो दोबारा लिखना है क्या? नहीं, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे। ए और एन को दोबारा लिखोगे क्या? नहीं, एन पहले आ चुका है, तो इसको भी नहीं लिखना है, और इसको मंजिला ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया? रोस्टर रूप हो गया। इसके बाद में हम अगला क्या देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है 3 नंबर, राजस्थान। RAJASTHAN। राजस्थान शब्द को रोस्टर रूप में लिखो। राजस्थान शब्द को क्या लिखो? रोस्टर रूप में लिखो। तो लिख दो भाई, मंजिला कोष्टक में लिखना है, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं अंग्रेजी में। R कोमा A कोमा J कोमा, ए को लिखोगे क्या दोबारा? नहीं, रिपीटेशन होगा ही नहीं, पुनरावृत्ति होगी नहीं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे किसी भी अवयव को। S कोमा T कोमा H कोमा, ए को दोबारा लिखोगे क्या? नहीं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ए को दोबारा नहीं लिखेंगे। और N, तो ये राजस्थान शब्द को हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हुई अपनी रोस्टर विधि। इसके बाद में हम जो दूसरी विधि है, समुच्चय निर्माण की जो दूसरी विधि है, उसको हम लिखेंगे। तो दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डिंग मेथड। तो देखिएगा दूसरा विधि क्या है। दूसरा विधि क्या है अपने पास में, समुच्चय निर्माण विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट बिल्डिंग मेथड। क्या बोलते हैं? सेट बिल्डिंग मेथड। तो ये दूसरी विधि होगी दोस्तों। इसके अंदर क्या होगा? एक विशेष प्रकार का तर्क होगा, जिसको हमको ध्यान में रखना होगा। तो देखिएगा, इस विधि के अंतर्गत एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। क्या? इसमें एक छोटी सी बात लिख लो। इस विधि के अंदर एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। एक विशेष तर्क को लिखा जाता है। ठीक है, इस विधि के अंदर एक विशेष तर्क को लिखा जाता है, और इसके अंदर हम एक नोटेशन काम में लेंगे, एक चिन्ह काम में लेंगे। कौन सा चिन्ह? ये चिन्ह। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सच दैट, या तो ये हो जाएगा या फिर ये खड़ी लाइन, ये भी हम लिख सकते हैं, या तो ये नोटेशन या खड़ी लाइन। तो इसको इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? सच दैट, और हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। क्या बोलते हैं हिंदी में?
इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, a बराबर x सच दैट x 3 से तो बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा और बराबर है। तो ये इसमें एक विशेष तर्क हो गया कि x की वैल्यू वही लेनी है जो कि 3 से तो बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। ये हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख दिया। तो इसको ही अगर हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 के बराबर है, 3 से बड़ा 4, 5 के बराबर है तो 5 और 5 से छोटा है तो और हम लिखेंगे नहीं। तो जो समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिखते हैं और उसी को रोस्टर विधि में हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसके बाद में, देखो समुच्चय निर्माण विधि, और इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल है, इसको मैं b बराबर लिख लेता हूँ, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और साथ में कंडीशन क्या दे रखी है कि x 5 के बराबर होगा और 5 से छोटा होगा। x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो कि 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आगे चलती रहती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो ये तो हमने समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया, और अगर इसी को हम रोस्टर विधि में लिखना चाहें तो x 5 के बराबर है और 5 से छोटा है तो प्राकृतिक संख्या लिख दो 1, 2, 3, 4 और 5। ये अपना रोस्टर रूप में इसी को हमने लिख दिया। तो आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन विद्यार्थी को पता नहीं है संख्याओं के बारे में, तो मैं थोड़ा सा संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताता हूँ। क्या, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और इसको स्मॉल रूप में n बराबर लिखते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से ये संख्याएं आगे चलती ही रहती हैं। ठीक है, अगर मैं इन संख्याओं के अंदर जीरो को शामिल और कर दूं, जीरो को शामिल और कर दूं तो वो होती है पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये भी आगे चलती ही जाएंगी। ये इसके अंदर आ गया। तो पूर्ण संख्याओं के अंदर सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। क्या प्राकृतिक संख्याओं में सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं? नहीं, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है। जीरो पूर्ण संख्याओं में है लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। तो इनमें तो ये सारी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याओं में सारी पूर्ण संख्याएं नहीं आती हैं। अगर इसके अंदर मैं ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दूँ तो उसको कहते हैं पूर्णांक संख्याएँ, इंटीजर। i बराबर ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दो, -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस प्रकार से ये चलती ही जाएंगी। तो इनको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। और दोस्तों, पूर्णांक संख्याओं से भी बड़ी अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं और उनको q से प्रदर्शित करते हैं। q बराबर p/q, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या 0 हो गई ना तो ये जो q बराबर p/q है ये परिभाषित नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और साथ में p और q क्या लेना है, p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये तो दोस्तों क्या हो गई, परिमेय संख्याएं। इसके इस बॉक्स के अंदर ये सारी बातें आ गई। इसके अलावा एक प्रकार की संख्याएं और होती हैं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इनको मैं लिख देता हूँ s बराबर
जो भी रूट के अंदर संख्याएं आती हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √3, √4 का तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, 2 होता है, तो उसको नहीं लिखना है। √5 इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। इनको अलग बॉक्स में शामिल कर लेंगे। और दोस्तों, जब इन परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। ये सारी मिलाकर के क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और एक प्रकार की और संख्याएं होती हैं, एक प्रकार की संख्याएं और होती हैं जिनको हम बोलते हैं इमेजिनरी संख्याएं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो जब इन पूरी वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं को मिला दें तो एक संख्या बनती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन सब को जब मिला दें तो ये बन गई क्या, सम्मिश्र संख्याएं। तो ये तो हो गई संख्याओं के बारे में। अब देखिएगा आगे, x सच दैट x प्राकृत संख्या है। अब हम आ जाते हैं समुच्चय निर्माण विधि के अंदर दोबारा। इसके बाद में देखिएगा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, b बराबर हमको एग्जाम्पल दे रखा है 3, 9, 27 और 81। 3, 9, 27 और 81, इसको हमको इस समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, b बराबर x सच दैट x की पावर 3 की पावर n। अब 3 की पावर n है तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसके अंदर n की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 1 से तो बड़ा होगा n, और 4 और 4 से छोटा होगा। तो इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिख दिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखिएगा, c बराबर हमको दे रखा है 1, 4, 9, इस प्रकार से डॉट 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 169। ये रोस्टर रूप में दे रखा है और इसने पूछा है कि इसको समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिखो। समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, विधि में लिखो। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, c बराबर x सच दैट, यहाँ पे हमको नंबर लेने हैं तो नंबर किस प्रकार से लेंगे, x बराबर n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर लेंगे और n की जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये जो समुच्चय है इसकी वैल्यू आती जाएंगी। तो देखिएगा जहाँ n की वैल्यू क्या होगी, जहाँ n की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी और बराबर होगी, और कहाँ तक होगी, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये वैल्यू कहाँ तक होगी, 13 के इक्वल और लेस देन होगी। तो ये हमने इसको समुच्चय निर्माण विधि के अंदर लिख दिया। अब देखिएगा कुछ एग्जांपल्स और देखिएगा इसके अंदर समुच्चय निर्माण विधि में। हमको दे रखा है d बराबर x सच दैट आपके गांव के 5 बुद्धिमान व्यक्ति, आपके गांव के 5 बुद्धिमान व्यक्ति। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके गांव के 5 बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो इसके अंदर कोई विशेष तर्क नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक बच्चे से पूछूंगा कि आपके गांव के बुद्धिमान व्यक्ति 5 बताइए, तो वो कहेगा कि राम, श्याम, मोहन, सोहन, रामलाल।
दूसरे आदमी से पूछूंगा तो वो कहेगा कि मेरे अनुसार तो दूसरे 5 व्यक्ति बुद्धिमान हैं, तो वो किसी दूसरे के नाम बताएगा। किसी तीसरे आदमी से पूछूंगा तो अगर वो किसी से जलता है तो वो कहेगा कि मेरे अनुसार तो दूसरे 5 बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो सभी लोगों के अलग अलग मत हैं, इसलिए ये जो हमने जो समुच्चय लिखा है इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने ये समुच्चय लिखा ये नॉट डिफाइन है। इस समुच्चय का इसका औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके इसके इसी प्रकार का अगर मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले आऊँ तो देखिएगा, x कोई समुच्चय ले लेता हूँ, मान लीजिए d ले लेता हूँ। x सच दैट 5 खतरनाक जानवर, 5 खतरनाक जानवर। तो 5 खतरनाक जानवर क्या क्या हो सकते हैं? किसी के अनुसार तो कोई तो छिपकली से डर जाएगा, गिरगिट से डर जाएगा, कुत्ते से डर जाएगा, बिल्ली से डर जाएगा, सांप से डर जाएगा। किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार 5 खतरनाक जानवर दूसरे हो सकते हैं, शेर हो सकता है, भालू हो सकता है, गीदड़ हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के अनुसार 5 खतरनाक जानवर कुछ और हो सकते हैं। तो किसी का भी एक मत नहीं हुआ, इसलिए ये भी जो हमने समुच्चय लिखा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है, जो हमने समुच्चय लिखा इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद में देखिएगा, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि आपकी क्लास के 5 सबसे लंबे बालकों के नाम बताइए। तो जब आप क्लास में बच्चों को खड़े करोगे और खड़े करके आप जब फीते से नापोगे तो दिख भी जाएगा, और फीते से नापोगे तो जो सबसे लंबा होगा उसका भी पता लग जाएगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो लंबाई नाप करके आप बता सकते हो कि सबसे लंबा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कोई भी समुच्चय ई बराबर लिख लेता हूँ x सच दैट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 2 बिंदु लगा करके भी लिख सकते हैं। जैसे x आपकी क्लास के, आपकी कक्षा के 5 लंबे बालक, तो इनके नाम लिखो। तो इसको आप लिख सकते हो रोस्टर रूप में। कैसे लिखेंगे इसको? जैसे मान लीजिए आपने फीते से नाप लिया, मोहन है सबसे लंबा है, सोहन है, राम है, श्याम है और रामलाल है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं। तो ये एक समुच्चय हो गया। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है f बराबर x सच दैट भारतीय क्रिकेट टीम के 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ी, और इसको हम मंजिला ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। तो वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मेरे अनुसार 5 प्रतिभाशाली खिलाड़ी के नाम मैं किसी के बता सकता हूँ, और कोई दूसरा अपने अनुसार 5 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली के और बता सकता है। तो इस प्रकार से इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसका भी कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा, समुच्चय के बारे में कुछ नोटेशन है, कुछ चिन्ह हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। एक चिन्ह होता है हमारे पास में, संबंध रखता है, संबंध रखता है। क्या संबंध रखता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं
बिलोंग्स टू, समुच्चय रखता है बिलोंग्स टू, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ये, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। संबंध रखता है इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसका चिन्ह ये होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिएगा, अगर बोले कि संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है, तो इसको मैं लिख दूंगा, ये लिख करके इसको काट दूंगा। इसका मतलब होता है संबंध नहीं रखता है। अब देखिएगा, अब एक लाइन लिखिएगा जो कि अपने काम में आने वाली है। यदि कोई अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो तो, यदि कोई अवयव उस समुच्चय में उपस्थित हो तो वह अवयव समुच्चय से संबंध रखता है। वह अवयव समुच्चय से संबंध रखता है। और ध्यान रखना, अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा, ना तो एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से संबंध रखेगा, ना एक अवयव दूसरे अवयव से संबंध रखेगा। लेकिन अगर कोई समुच्चय है और उसके अंदर अवयव है, तो वो इसके अंदर वाले अवयव उस समुच्चय से संबंध रखेंगे। मैंने क्या बोला, ना समुच्चय समुच्चय से संबंध रखेगा, ना अवयव अवयव से संबंध रखेगा, लेकिन अवयव अपने समुच्चय से संबंध रखेगा। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रहे, ये आप नोट लगा करके लिख लो, ये बात आप नोट लगा करके लिख लो कि अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा। अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक समुच्चय दे रखा है हमको, a बराबर 1 2 3 4 5। अब आप ये बताइए, क्या एक a से संबंध रखता है? क्या मंजिला ब्रैकेट एक a से संबंध रखता है? क्या 2 a से संबंध रखता है? क्या 4 मंजिला ब्रैकेट a से संबंध रखता है? क्या 1,2 a से संबंध रखता है? और दोस्तों, इसके अलावा क्या 5 a से संबंध रखता है? तो देखिएगा, a समुच्चय का अवयव है और अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा, तो ये a इससे संबंध रखता है। क्या मंजिला ब्रैकेट एक a से संबंध रखेगा? नहीं दोस्तों, क्यों? क्योंकि अवयव तो एक है, ये तो इसका एक उप समुच्चय हो गया, मंजिला ब्रैकेट के अंदर है, तो ये इस समुच्चय से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि ये तो इस समुच्चय का उप समुच्चय है। मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि केवल अवयव ही समुच्चय से संबंध रखेगा, लेकिन ये इसका उप समुच्चय है और इसके मंजिला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ऐसा का ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो ये इससे संबंध नहीं रखता है। क्या 2 a समुच्चय से संबंध रखेगा? हाँ सर, ये 2 रहा, तो ये इससे संबंध रखता है। क्या मंजिला ब्रैकेट 4 a से संबंध रखता है? नहीं भाई, यहाँ पे तो 4 ही है, मंजिला ब्रैकेट 4 नहीं है, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। क्या 1,2 मंजिला ब्रैकेट में a से संबंध रखेगा? नहीं, इसमें 1,2 तो है, लेकिन ये ब्रैकेट में नहीं है, इसलिए ये इसका एक उप समुच्चय है, इसका एक अवयव नहीं है, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। क्या 5 a से संबंध रखेगा? हाँ भाई, 5 इसके अंदर ऐसा का ऐसा अवयव है जो कि समुच्चय से संबंध रखेगा, तो 5 बिलोंग्स टू a। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, एग्जाम्पल हमको दे रखा है, a बराबर
मंजिला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6,7 और 8, ये हमको क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है। अब देखिएगा क्या एक ए से संबंध रखता है, और देखिएगा क्या मंजिला ब्रैकेट 1 ए से संबंध रखता है, क्या 6,7 ए से संबंध रखता है, क्या 6 ए से संबंध रखता है, क्या 8 ए से संबंध रखता है, क्या मंजिला ब्रैकेट 8 ए से संबंध रखता है, क्या मंजिला ब्रैकेट 8 और फिर से मंजिला ब्रैकेट 8 ए से संबंध रखता है। तो देखिएगा दोस्तों, एक इस समुच्चय का अवयव है तो ये इससे संबंध रखता है। क्या मंजिला ब्रैकेट 1 ए से संबंध रखेगा समुच्चय से? नहीं भाई, इसमें तो एक ही है, ये मंजिला ब्रैकेट 1 तो इसका एक उप समुच्चय हो गया। हमने पढ़ा था कि केवल अवयव ही, केवल एलिमेंट ही समुच्चय से संबंध रखेगा, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। क्या 6,7 मंजिला ब्रैकेट में ए से संबंध रखेगा? हाँ भाई, 6,7 इस समुच्चय का एक अवयव है, देखो ऐसा का ऐसा दिख रहा है, तो इसे संबंध रखेगा। क्या 6 ए से अवयव रखेगा? 6 अवयव इस ए से संबंध रखेगा समुच्चय से? नहीं, क्योंकि 6 और 7 तो एक साथ है और इसको एक अवयव माना गया है समुच्चय के अंदर, तो ये ऐसा का ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो ये समुच्चय से संबंध नहीं रखेगा। क्या 8 समुच्चय से संबंध रखेगा? भाई 8 नहीं है, यहाँ पे अवयव है मंजिला ब्रैकेट 8, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। क्या मंजिला ब्रैकेट 8 ए से संबंध रखेगा? हाँ भाई, देखो ये इसका अवयव है समुच्चय ए का, तो ये इससे संबंध रखेगा। क्या मंजिला ब्रैकेट फिर मंजिला ब्रैकेट 8 ए से संबंध रखेगा? नहीं, इसमें तो एक बार ही मंजिला ब्रैकेट है, तो ये इसका अवयव है, लेकिन ये 2 बार मंजिला ब्रैकेट है, तो ये इसका उप समुच्चय हो गया, अवयव नहीं है, तो ये इससे संबंध नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से हमने 2 एग्जाम्पल देखे, इनको आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को हम, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ होती हैं, एक रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि के बारे में पढ़ा हमने कि प्रत्येक अवयव को मंजिला ब्रैकेट के अंदर कोमा लगा करके लिखेंगे और किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और दूसरा हमने पढ़ा समुच्चय निर्माण विधि, और समुच्चय निर्माण विधि के अंदर क्या किया कि एक विशेष तर्क को हम काम में लेंगे, जैसे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो ये समुच्चय निर्माण विधि में हमने समुच्चय को लिखा। इसके बाद में हमने समुच्चय निर्माण की 2 विधियाँ पढ़ ली। उसके बाद में समुच्चय के अंदर कौन कौन से नोटेशन काम में लेते हैं, बिलोंग्स टू संबंध रखता है, नॉट बिलोंग्स टू संबंध नहीं रखता है, उसके चिन्ह देखे, और उसके बाद में हमने 1-2 एग्जाम्पल देखे। और अब हम पढ़ेंगे कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। देखिएगा, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, ये हमने देखा है। ठीक है, तो समुच्चय के प्रकार के अंदर हम सबसे पहला जो प्रकार लेने वाले हैं वो सबसे अच्छा है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। क्या लेंगे हम, पहला लेंगे क्या, रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयवी ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयवी ना हो, तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें
अवयवों की संख्या, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, मतलब कुछ भी ना हो, वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब देखिएगा, इसको हम समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या को कैसे लिखते हैं? एन ए से लिखते हैं। एन ए, एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये तो होता है एन ए का मतलब, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। समुच्चय ए में, इन सेट ए है ना, हिंदी में लिख देते हैं समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, या फिर इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, क्योंकि कीमती चीज़ को हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे बॉक्स को उठा के ले जा सकें। अब देखिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा, यदि ए एक रिक्त समुच्चय है तो यदि ए एक रिक्त समुच्चय है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर? एन ए बराबर कितना होगा? 0 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अतः ए बराबर क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि मंझला ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई, जहाँ कुछ भी नहीं पाई वहाँ है फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो ये बात आप लिख सकते हो, ये बात आप लिख सकते हो क्या? रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये इसकी नोट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल है a बराबर x सच दैट x की वैल्यू 16 से तो बड़ी है और 10 से छोटी है। बताओ ऐसा कोई नंबर है क्या जो 16 से तो बड़ा हो और 10 से छोटा हो? एक ही नंबर बताना है जो 16 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो। तो सर ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो 16 से तो बड़ा हो जाए और 10 से छोटा हो जाए। इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? a बराबर रिक्त समुच्चय मंझला ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, या इसको लिख देंगे फाई, जहाँ कुछ भी न पाई वह है फाई। तो ये हो गया रिक्त समुच्चय के बारे में। तो रिक्त समुच्चय के बारे में हमने देखा, समुच्चय के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, उनके बारे में आगे वाली क्लासों में हम देखेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? यह हमारा पहला वीडियो है, और बहुत सारे पूरी किताब के पूरे वीडियो हम इसी प्रकार से बनाने वाले। क्या सुधार करना है इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।